नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं कक्षा 10वीं के लिए जो मैथ्स सब्जेक्ट है उसका एक कंप्लीट बैच लेकर आऊँगा और उसमें जो मैथ्स होगी कक्षा 10वीं की वो पूरी जो बुक है उसको कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है। और उसके जितने भी उसमें से वीडियोस बनते हैं और जितने भी जो यूनिट्स है उसमें जो भी प्रश्नावलियाँ हैं उनके सभी के मैं वीडियोस बिल्कुल सीरीज़ वाइज लेकर आऊँगा और आपको जो रेगुलर वीडियोस होंगे वो हमारे इस चैनल पर मिलेंगे। तो उस सीरीज़ का आज से हम शुभारंभ करने वाले हैं। तो उसमें हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहली जो यूनिट है वो है वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो दोस्तों, संख्याएं होती हैं उनको मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। संख्याओं को एक वास्तविक संख्या और एक जो इमेजिनरी नंबर होती है काल्पनिक संख्या। अभी आज इस टॉपिक में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। काल्पनिक संख्याएं क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है जैसे अंडर रूट में माइनस की संख्याएं, ठीक है, जैसे -√2, ये एक क्या है? काल्पनिक संख्या है। और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? हमने जितनी भी जो संख्याएं जानते हैं हम प्राकृत संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये सभी संख्याएं क्या होती है? ये वास्तविक संख्याएं होती है। और इस चैप्टर में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। तो न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? जैसे कोई भी a और b दो पूर्णांक है, ठीक है, दो पूर्णांक संख्याएं हैं, मतलब पूर्णांक है। अब अगर हम a में b का भाग दें, ठीक है। अब वैसे एक पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है जो पूर्ण संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याएं क्या? 1, 2, 3, 4 बट्टे वाली और अंडर रूट वाली, भिन्न वाली, इन सबको छोड़कर जो संख्याएं होती है वो पूर्णांक कहलाती हैं। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आती है पूर्णांक में। अब a में अगर हम b का भाग दें तो हमें q प्राप्त होता है, ठीक है। q क्या होता है? भागफल। जैसे ये वही बात हुई बिल्कुल जैसे a में हम b का भाग दें और हमें यहाँ पर q प्राप्त हो जाए, ठीक है, और नीचे शेषफल में 0, ठीक है। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं a = b × q, ठीक है। और अगर यहाँ पर शेषफल हमें 0 न प्राप्त होकर r प्राप्त हो जाए तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे +r, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो आप जानते हैं कि अंदर वाली जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? भाज्य। बाहर वाली को भाजक। और जो बाहर इस तरफ आता है वो भागफल। मतलब जिसका भाग दिया जाता है वो भाजक और जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य। और नीचे जो बचता है वो क्या होता है? शेषफल। अब इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो ये क्या है? इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर, तो इसमें हम देखें कि ये जो है a = bq + r, ये क्या है? ये है न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो a, b, q और r चारों संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। और जो ये है भाज्य बराबर भाजक
गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये क्या है? यही है न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, अब आप जान लें कि किसी भी संख्या में, जैसे +1 और -1, ठीक है, यह +-1, इसका मतलब क्या होता है? +1 और -1 ये दोनों होते हैं इसके बराबर। ठीक है, इसको हम +1 भी कहते हैं और -1 भी कहते हैं। इन दोनों को अगर एक साथ लिखना हो तो हम इस प्रकार से +1 -1 लिख सकते हैं। तो +1 और -1 का किसी भी संख्या में हम भाग दे सकते हैं, चाहे वो भाज्य संख्या हो या अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है? जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, या फिर नहीं देखा है तो आप देख लेना कि भाज्य संख्या वे होती है जिनमें एक और स्वयं के सिवाय तीसरी संख्या का भी भाग जाता हो, वे सभी संख्याएं भाज्य कहलाती हैं। और अभाज्य, जिसमें स्वयं और एक के सिवाय किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब शून्य, तो हम किसी भी संख्या में शून्य का भाग दे सकते हैं। ठीक है, शून्य का हम किसी भी संख्या में भाग दे सकते हैं, लेकिन किसी भी संख्या में हम शून्य का भाग नहीं दे सकते। जैसे कि 0 है, इसमें हम अक्स कोई संख्या माने, अक्स कोई चर है, इसका भाग दें तो अक्स का मान क्या होता है? अक्स का मान क्या हो सकता है? अक्स का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे 1, 2, 3, 4, -1 ये कुछ भी हो सकता है, और इसका मान सदैव एक ही 0 ही आएगा, मतलब एक ही मान होगा 0। इसी प्रकार हम ये नहीं कर सकते कि किसी भी संख्या में शून्य का भाग दें, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? कि किसी भी संख्या में हम अक्स का भाग देंगे तो वो अपरिभाषित रहेगा। ठीक है, सॉरी अनंत नहीं, अपरिभाषित। अपरिभाषित है, अर्थात किसी भी संख्या के में हम शून्य में किसी भी संख्या का भाग दे सकते हैं। तो ये थी न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और एक बात और जान लें कि आप कभी भी इस r का मान, ठीक है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। इससे बड़ा क्यों नहीं हो सकता? जैसे कि हम 5 में 2 का भाग दें तो 2 बार चला गया और यहाँ पर 4 और 1 आ गया। और अगर सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर अगर इससे बड़ा जैसे कि 3 प्राप्त हो जाए, ठीक है, तो 3 प्राप्त कैसे होगा? अगर यहाँ पर 3 प्राप्त हो जाए, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने एक बार भाग दिया और यहाँ पर 2 आया और ये 3 प्राप्त हो गया। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम एक का भाग, इसका भाग इसमें, इसका फाड़ा कितने तक बोलेंगे कि इससे जस्ट नीचे रहे। ठीक है, तो इसका फाड़ा हम 2 बार बोलेंगे। एक बार बोलने के बाद हमें 3 शेष बचता है, जिसमें कि हम एक बार 2 का पहाड़ा और बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें 4 भी लिख सकते हैं। तो हम 4 ही लिखेंगे, यहाँ पर हम 2 नहीं लिखेंगे। सबसे जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो लिखेंगे और यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, और इससे बड़ी यहाँ पर मतलब जो r है वो b से अगर बड़ा हो गया तो उसमें एक बार और भाग चला जाएगा, और ज़्यादा बड़ा हुआ, दुगने से भी बड़ा हुआ तो 2 बार और चला जाएगा। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं ये कंडीशन कि r का मान जीरो से बड़ा और b से छोटा। ठीक है, r का मान 0 से बड़ा और b से छोटा होगा सदैव। 0 के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि रिमाइंडर 0 भी हमें प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों अब हम पूर्णांकों के कुछ युग्मों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पहला युग्म है 56 और 16। तो इसको हम न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के रूप में किस प्रकार लिखेंगे? तो हम सबसे पहले 56 में 16 का भाग देंगे तो ये क्या होगा? 16 × 48। ठीक है, अब 56 में से 48 गए, कितने बचे? 8। ठीक है, अब भी 8 शेष बच गए, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे कि 56 = 16 × 2 + 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में हमने 56 और 16 को प्रदर्शित कर दिया। क्योंकि न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या थी? B A Q
अपॉन ये क्या थी आर, और तो हमें इसे किस प्रकार लिखते थे, बी क्यू प्लस आर इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो हमने एक का मान था 56 और ये बी 16 और 2 सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, तो ये 3 और ये प्लस 8 आ गया रिमाइंडर। तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम दूसरा उदाहरण देखें, जैसे 10 और 2, हम इसे किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, हम इसे प्रदर्शित करेंगे कि 10 में हम 2 का भाग देंगे तो 5 पर चला जाएगा। ठीक है, और 0 रिमाइंडर शेष बच जाएगा। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि 10 इज इक्वल्स टू 2 गुणा 5 प्लस 0। ठीक है, इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।